बोस विला के चमचमाते फर्श पर पुलिस के भारी बूटों की आवाज गूंज रही थी। वो जगह जो कभी अनिरुद्ध बोस और अर्शी के ऐश्वर्य का प्रतीक थी, आज पूरी तरह से बदल चुकी थी। घर में वो शख्स खड़ा था जिसे बोस परिवार ने अपना दामाद माना था, लेकिन असल में वह इस परिवार के लिए एक काला साया बनकर आया था। हम बात कर रहे हैं एसपी ऋषि की, जिनकी आंखों में वह आग जल रही थी जो पिछले 20 सालों से उनके सीने में दफन थी। झनक के खोने का दर्द और उस प्यार का बदला जिसने उसे जीने का कोई मौका नहीं दिया। आज ऋषि उसी बदले की आग में जल रहा था, और वह समय आ चुका था जब यह आग बोस परिवार को चीर कर बाहर निकलने वाली थी। गृहस्थी के नए सपने संजो रही अदिति को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को उसने अपना जीवन साथी चुना है, वही एक दिन उसके पिता को गिरफ्तारी के बंधन में जकड़ेगा। उस दिन की शुरुआत कुछ सामान्य ही थी। अर्शी का वही घमंड, अनिरुद्ध की वही चुप अकड़, और अदिति की कोशिशें अपने पति ऋषि को खुश रखने की। लेकिन आज ऋषि नाश्ते की टेबल पर नहीं था। उसका मकसद सिर्फ पेट भरने का नहीं था, बल्कि बोस परिवार की इज्जत को धज्जियां उड़ाना था। ऋषि आज अपनी पुलिस वर्दी में था, और उसकी शातिर नजरें किसी भी सूरत में अपने लक्ष्य से भटकने वाली नहीं थी। इस बार वह कोई आम एसपी नहीं था। वह एक शख्स था जिसने झनक को खो दिया था, और अब वह अपनी दुख और गुस्से के साथ बोस परिवार से बदला लेने आया था। जैसे ही पुलिस जीपों की आवाज सुनाई दी, अर्शी को लगा कि शायद कोई खास सम्मान देने के लिए पुलिस आई होगी, लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखती है तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। अनिरुद्ध बोस, जो हमेशा अपने सामाजिक रुतबे पर गर्व करता था, बाहर निकलते हुए इस स्थिति को देखकर हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बेटी का दामाद एक पुलिस अधिकारी है और आज शायद उसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन ऋषि के कदमों ने उसके आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया। जब ऋषि ने उसे गिरफ्तारी का वारंट दिखाया तो वह चौंक कर रह गया। गिरफ्तारी की वजह हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप थे। ऋषि की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। वह बताता है कि 20 साल पहले हुई घटना, जिसे सबने एक हादसा माना था, असल में एक सोची समझी साजिश थी। झनक की मौत केवल एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हत्या थी। जैसे ही ऋषि ने फाइल का राज खोला, अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लेकिन यह वह समय था जब अदिति को यकीन ही नहीं होता कि उसका पति उस कानूनी सच्चाई को सामने लाने वाला था, जिसे उसका खुद का परिवार छुपाने की कोशिश कर रहा था। अदिति शुरू में यह सब मजाक समझती है, लेकिन जैसे जैसे ऋषि अपनी बातों को आगे बढ़ाता है, उसे एहसास होता है कि ये सब सच है। इस दौरान ऋषि की नजरें अनिरुद्ध से हटती नहीं है। उसका स्वर बिल्कुल बदल चुका था। वह वही ऋषि था जिसने अपनी मोहब्बत और अपने दिल की बातें झनक से छुपाए रखी थी। अनिरुद्ध की गिरफ्तारी एक व्यक्तिगत बदले की प्रक्रिया थी, और इस बदले की जड़ें सिर्फ कानून से कहीं ज्यादा गहरी थी। आखिरकार जब अनिरुद्ध को हथकड़ी लगाई गई, तो यह दृश्य इतना इमोशनल और गंभीर था कि पूरी बोस फैमिली का दिल कांप उठा। अर्शी हाथों में चाय का प्याला गिरा देती है, और अदिति अपने पिता की गिरफ्तारी को देखकर टूट जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में ऋषि का शांति से खड़ा होना उसकी अपनी आंतरिक जीत की तरह था। वह अब तक के अपने सबसे बड़े बदले को पूरा कर चुका था। ऋषि की गिरफ्तारी के बाद अदिति के दिल में कई सवाल उठते हैं। वह सोचती है कि उसका पति जो इतना प्यार और आस्था का पात्र था, वह असल में झनक से अपनी बदले की आग में इतना खो चुका था कि उसने उसे भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त अदिति का सामना अपने परिवार के उन गहरे राजों से होता है जिनके बारे में उसे कभी भनक तक नहीं थी। उसने ऋषि के कमरे में छानबीन शुरू की और एक डायरी पाई जिसमें झनक और ऋषि की शादी की तस्वीरें थी। अदिति को अब यह समझ में आ गया था कि ऋषि का उससे शादी करने का मकसद सिर्फ बदला लेना था। वह खुद को धोखा महसूस करती है, लेकिन ऋषि का जवाब और उसके दिल में भरे हुए गुस्से से उसे एहसास होता है कि वह इस साजिश में फंसी हुई है, जो उसे बिना चाहे भी देखनी होगी। ऋषि ने अपने खेल को पूरी तरह से उलट दिया था। उसने अपने जीवन के सबसे बड़े शिकार को पकड़ा था,
और अब उसके हर कदम ने बोस परिवार को और गहरे संकट में डाल दिया था। अदिति और अर्शी दोनों ही अब इस चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं, जिसमें दोनों के दिलों में नफरत और गुस्से के जज्बात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऋषि का बदला अब खत्म नहीं होने वाला था और बोस परिवार की सजा अब बस शुरू हुई थी। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खेल अभी शुरू हुआ है मिज बोस। यह तो सिर्फ राजा गिरा है, वजीर का गिरना बाकी है। अर्शी चीख मारकर वह टैप फेंक देती है। सवाल यह था कि क्या झनक जिंदा है या यह ऋषि की कोई नई चाल है जो उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहानी में कोई तीसरा किरदार है जो पर्दे के पीछे से यह सब कंट्रोल कर रहा है। बोस परिवार के लिए आज रात कयामत की रात बन चुकी है। अनिरुद्ध जेल में सड़ रहा था, अदिति कमरे में कैद थी और अर्शी अपने ही घर में भूतों से लड़ रही थी। ऋषि अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर यह सब देख रहा था। हाथ में वही पायल थी। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी मौत का तमाशा उन्होंने बनाया था झनक, अब उनकी जिंदगी का तमाशा मैं बनाऊंगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले पार्ट में हम कोर्ट रूम के उस मंजर को देखेंगे जहां बाप और बेटी आमने सामने होंगे और खुलेगा एक ऐसा राज जो ऋषि को भी नहीं पता। क्या ऋषि का प्लान उल्टा पड़ जाएगा? क्या अदिति अपने पति के खिलाफ खड़ी होगी या अपने पिता के पापों को स्वीकार करेगी? रात का भयानक सन्नाटा अब सुबह के शोर में बदल चुका था। शहर की अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि जाने-माने बिजनेसमैन अनिरुद्ध बोस हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। वही अनिरुद्ध जिनकी वैनिटी और लग्जरी अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी। यह वही अनिरुद्ध था जो कल तक अपनी मर्सिडीज से नीचे पैर नहीं रखता था और आज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, सिर झुकाकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। भीड़ में लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध की नजरें सिर्फ अपनी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति को तलाश रही थी। अर्शी पहले से कोर्ट में मौजूद थी, अपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज के साथ। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था। उसे डर यह नहीं था कि अनिरुद्ध जेल में जाएगा, बल्कि उसे डर इस बात का था कि अगर अनिरुद्ध टूट गया तो वह उसका नाम भी ले लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अदिति कहाँ थी? क्या ऋषि ने उसे अब भी कैद करके रखा था? तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुलता है और एसपी ऋषि की एंट्री होती है। उसकी वर्दी में तना हुआ सीना, आंखों में अंगारे और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। ठीक उसके पीछे अदिति थी। अदिति का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी चाल में अजीब सी दृढ़ता थी। वह ऋषि के साथ चल रही थी, लेकिन एक पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक गवाह की तरह जो सब कुछ देख और समझ चुका था। ऋषि ने उसे आजाद तो किया था, लेकिन शायद इस शर्त पर कि वह अपने पिता की बर्बादी अपनी आंखों से देखेगी। जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं और कार्रवाई शुरू होती है। सरकारी वकील, जो ऋषि की तरफ से था, उसने बिना वक्त बर्बाद किए अदालत के सामने वह फाइल रख दी थी जो ऋषि ने बरसों से छुपा कर रखी थी। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, जिसे दुनिया एक कार एक्सीडेंट मानती है, वह असल में एक सुनियोजित हत्या थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अर्शी के वकील ने तुरंत आपत्ति जताई। ऑब्जेक्शन, माय लॉर्ड, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। 20 साल पुरानी बात को बिना सबूत के उठाया जा रहा है। अनिरुद्ध को लगा कि शायद वह बच जाएगा। सबूत कहाँ है? गवाह कहाँ है? तभी ऋषि अपनी जगह से खड़ा होता है। वह जज से इजाजत मांगता है और कहता है, सबूत भी है और गवाह भी। ऋषि कोर्ट के दरवाजे की तरफ इशारा करता है। दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी बैसाखी के सहारे अंदर आता है। अनिरुद्ध उसे देखते ही पहचान जाता है। यह वही मैकेनिक था जिसे उसने 20 साल पहले पैसे देकर शहर से गायब करवा दिया था। अनिरुद्ध के पसीने छूटने लगते हैं। ऋषि ने उसे कहां से ढूंढ निकाला था? मैकेनिक ने कटघरे में खड़े होकर रोते हुए कबूल किया, हाँ जज साहब ने मुझे उस दिन 5 लाख रुपए दिए थे और कहा था काम ऐसा होना चाहिए कि वह लड़की वापस ना आए। मुझे माफ कर दीजिए।
मैं पाप का बोझ और नहीं उठा सकता। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। अदिति की आंखों में अब घृणा थी। वह अपने पिता को अपना हीरो मानती थी, लेकिन अब वह हीरो उसकी नजरों में गिर चुका था। ऋषि अदिति की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो, देख लिया अपने पिता का सच। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अर्शी का वकील हार नहीं मानता। वह कहता है, यह गवाह बिका हुआ हो सकता है। वह ऋषि पर आरोप लगाता है कि एक पुलिस वाले के तौर पर ऋषि ने इस आदमी को डराया और धमकाया है। मामला फिर पेचीदा हो जाता है। जज सबूतों को नाकाफी बताते हुए अनिरुद्ध को बेल देने पर विचार करने लगते हैं। ऋषि की मुट्ठियां भी जाती हैं। क्या उसका प्लान फेल हो रहा है? तभी अदिति की आवाज गूंजती है। 1 मिनट, जज साहब, यह आवाज किसी वकील की नहीं थी। यह आवाज अदिति की थी। पूरा कोर्ट रूम चुप हो जाता है। अदिति कटघरे की तरफ बढ़ती है। ऋषि हैरान हो जाता है, क्या अदिति अपने पिता को बचाने जा रही है? अदिति कटघरे में खड़ी होती है। जज पूछते हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? अदिति अपनी मां अर्शी की तरफ देखती है, फिर अपने पति ऋषि की तरफ और अंत में अपने पिता अनिरुद्ध की तरफ। वह गहरी सांस लेती है और अपनी पर्स से वही डायरी निकालती है जो उसे ऋषि के लॉकर से मिली थी। सबको लगा कि वह डायरी ऋषि के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, लेकिन अदिति कहती है, माय लॉर्ड, मेरे पति ऋषि ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। लेकिन इस डायरी में जो लिखा है वह झूठ नहीं है। मेरे पिता ने न सिर्फ झनक की जान ली, बल्कि उन्होंने एक और गुनाह किया है जो इस हत्या से भी बड़ा है। अनिरुद्ध चिल्लाता है, अदिति चुप रहो। लेकिन अदिति रुकने वाली नहीं थी। वह कहती है, झनक उस वक्त अकेली नहीं थी, वह गर्भवती थी। डैड ने सिर्फ एक जान नहीं, 2 जानें ली थी। कोर्ट में भूचाल आ गया। ऋषि और अनिरुद्ध दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? ऋषि दौड़कर कटघरे के पास आता है, तुम क्या कह रही हो अदिति? मेरा बच्चा जिंदा है। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, हाँ ऋषि, मुझे यह डायरी के आखिरी पन्नों में मिले एक खत से पता चला, जो शायद तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था। झनक ने वह खत तुम्हारे लिए छोड़ा था, लेकिन वह कभी पोस्ट नहीं हो पाया। अब कोर्ट रूम सिर्फ एक फैमिली ड्रामा का अखाड़ा बन चुका था। जज ऑर्डर चिल्ला रहे थे। ऋषि और अनिरुद्ध एक दूसरे को घूर रहे थे। अदिति ने शौर्य के जन्म का सच सबको बता दिया था, लेकिन अब वह सच किसी के लिए भी आसान नहीं था।